सत्ता, सेठ और न्यायपालिका जब एक दूसरे के लिए भाईचारा निभाते हुए नजर आने लगे तो फिर आम आदमी घुट घुट के मरने को मजबूर हो जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार भी आम आदमी ही है, उसकी गुलामी है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में लोगों को यही गीत गाना चाहिए कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना कितना मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। जी हाँ, लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। वायु प्रदूषण इतना है कि नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कहीं लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं तो कहीं शुद्ध भोजन के लिए, और तमाम तरीके की अशुद्धियां खाने ठूसने के बाद जब बीमार हो जाते हैं तो शुद्ध दवा के लिए भी तरसते हैं, नकली दवाई खा के मर रहे हैं। और इन सब के लिए जिम्मेदार एक तिकड़ी है, वही तिकड़ी सत्ता, सेठ और न्यायपालिका की। सत्ता खुलकर सेठों के लिए काम करती है और सत्ता के फैसलों पर लोग नाराज ना हो जाएं, उसके सर पे ठीकरा न फूट जाए, इसलिए कई बार न्यायपालिका से मुहर लगवा ली जाती है। सवाल यह है कि अरावली केस में क्या यही हुआ है? क्या देश की जनता और देश के भविष्य के स्वास्थ्य और जीवन को दांव पर लगाकर सेठों की जेब भरने के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है? और यदि ऐसा है तो ये बड़ा खतरनाक है। कितना खतरनाक है, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। देखते हैं कि अरावली की पहाड़ियां आसपास के क्षेत्र को किस तरह से बचाती हैं, वहां के लोगों को कैसे बचाती हैं और कैसे कथित षड्यंत्र करके लोगों का जीवन अब खतरे में डालने का प्लान बन गया है। दरअसल मसला ये है कि कुछ चीज ऐसी होती है जो सुनने में, देखने में, पढ़ने में आनंद कम मिलता है, लेकिन यदि हम उसे नजरअंदाज कर दें तो सजा बड़ी गंभीर मिलती है। पर्यावरण का मुद्दा ऐसा ही है, इसलिए पहले ही बता देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कम इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और यदि इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो नुकसान भी आप ही को झेलना है। जो तिकड़ी है वो हमेशा मस्ती में रहेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने नुकसान का आकलन करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मामला ऐसा है कि दिखता तो कानूनी परिभाषा की तरह है, लेकिन असर सीधा आपकी सांस, आपके पानी और आपकी खेती पर पड़ता है, यानी आपके जीवन पर पड़ता है। और ये ऐसा मामला है जो कई पीढ़ियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। मुद्दा है अरावली और अरावली की नई परिभाषा। अरावली वही पहाड़ियां जिन्हें राजस्थान से लेकर NCR तक लोग प्राकृतिक ढाल मानते हैं, धूल आंधी रोकने वाली दीवार मानते हैं, गर्म हवाओं को थामने वाली चौकी मानते हैं और बारिश के पानी को जमीन में उतारकर भूजल रिचार्ज करने वाली स्पंज जैसी चट्टानें। अब खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है जो सरकार वन पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर बताई जा रही है। और उस परिभाषा का सबसे विवादित हिस्सा ये है कि आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली की पहाड़ी माना जाएगा, उससे कम वाले सब टाटा फिश। सुनने में यह लाइन बहुत तकनीकी लगती है, जैसे भूगोल का कोई पन्ना हो, लेकिन इसी एक लाइन से डर पैदा हो गया है कि अरावली की हजारों छोटी पहाड़ियां, टीले, रिज और पहाड़ी नेटवर्क कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। यानी जो पहाड़ियां आज तक अरावली मानी जाती थीं, कल कागज पर अरावली नहीं कहलाएंगी। और जब अरावली नहीं कहलाएंगी तो फिर वो बचेंगी कैसे? क्योंकि कानूनी कवच उन्हें बचा नहीं पाएगा। यही वजह है कि खबरों में गुरुग्राम, उदयपुर जैसे इलाकों में विरोध और चिंता की बातें सामने आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अरावली को बचाना है या उसके नाम को ही समाप्त कर देना है। अब इस बहस में जो आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा खेल ही 100 मीटर के नियम पर टिका है। खबरों के मुताबिक भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकलन का हवाला दिया गया है कि 15 जिलों में 20 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले 12,081 अरावली पहाड़ या टीले हैं, लेकिन 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे सिर्फ 1,048, यानी करीब 11,033 संरचनाएं नई परिभाषा में अरावली नहीं कही जा सकेंगी। दूसरी तरफ इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि राजस्थान में अरावली रेंज में करीब 1,60,000 पहाड़ियां मानी जाती हैं, जिनमें से 100 मीटर की शर्त पर सिर्फ 1,048 फीट बैठती हैं। मतलब फिर वही बात, 90% से ज्यादा हिस्सा कानूनी परिभाषा से बाहर। अब आप सोचिए, अगर अरावली के शरीर का 90% हिस्सा कागज पर अरावली नहीं रहेगा तो फिर बचाने की कोशिश किस हिस्से को की जाएगी? और जो हिस्सा बाहर हो गया वहां खनन, रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों का दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
इसे भी समझिए, क्योंकि कानून अक्सर परिभाषा से ही शुरू होता है, किस चीज पर संरक्षण लागू होगा, किस पर नहीं। और जब आप परिभाषा को इतना संकुचित कर देंगे कि ज्यादातर पहाड़ियां बाहर हो जाएं, तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो अरावली है ही नहीं, फिर रोक किस बात की। यही वो जगह है जहां आम जनता को गठजोड़ शब्द याद आता है। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिभाषा बदलकर संरक्षण का दायरा कम किया जा रहा हो, ताकि खनन, बिल्डर और बड़े कारोबारियों के लिए रास्ता आसान हो जाए। यहाँ एक जरूरी बात स्पष्ट कर दूं, हम किसी गठजोड़ को तथ्य की तरह घोषित नहीं कर रहे, लेकिन सवाल उठाना लोकतांत्रिक हक है। क्योंकि जब हवा और पानी दांव पर हो, तब चुप्पी भी अपराध जैसे लगने लगती है, और लगनी चाहिए। खबरों में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल नए खनन की अनुमति नहीं है, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह दावा भी है कि अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास, अगर नए खनन पर रोक है तो पुराने अवैध खनन पर नकेल क्यों नहीं? और अगर अवैध खनन आज भी रैंपेट है, तो परिभाषा बदलने से किसे फायदा होगा? पर्यावरण को या उन लोगों को जो पहले से कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं? इसी कड़ी में रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की 2018 की सीसी रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि राजस्थान में लगभग 25% अरावली नष्ट हो चुकी है, और अलवर में 128 में से 31 पहाड़ समतल किए जाने की बात भी सामने आई है। अब ये बातें अगर सच में हकीकत हैं, तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि जब पहाड़ पहले ही कट चुके हैं, जो बचे हैं उन्हें बचाने का उपाय मजबूत होना चाहिए या उसे भी खत्म कर देना चाहिए। और इसी वजह से #सेव अरावली जैसी मुहिम तेज होती हुई दिख रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अरावली और उसके जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, और अगर अरावली रहते हालात इतने गंभीर हैं, तो फिर बिना अरावली के हालात कितने डरावने होंगे। गहलोत ने यह भी कहा कि अरावली को फीते या ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान से आंका जाना चाहिए। और ये बात आम आदमी को तुरंत समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं दीवार में एक ईंट कम हो जाए तो सुरक्षा कमजोर हो जाती है, फिर चाहे वो ईंट 100 मीटर की हो या 20 मीटर की। और इसीलिए इस पूरे मामले को सिर्फ टेक्निकल डेफिनेशन समझकर टालना खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ सवाल ये नहीं है कि पहाड़ी कितनी ऊंची है, सवाल ये है कि वो पहाड़ी काम क्या करती है। क्या वो रेत को रोकती है? क्या वो पानी को रोकती है? क्या वो हवा में धूल कम करती है? क्या वो तापमान को संतुलित रखती है? क्या वो जंगल और वन्य जीवों को सहारा देती है? आज अदालत, सरकार और प्रशासन तीनों के सामने एक ही कसौटी है। ये परिभाषा जनता की जिंदगी बचा रही है या किसी के कारोबार का रास्ता बना रही है? तो आइए जरा ये समझ लीजिए कि राजस्थान के शहरों, झीलों, खेती, स्वास्थ्य और जंगलों पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है यदि ये मनमानी चल गई तो। क्योंकि अदालत की फाइलों में 100 मीटर एक लाइन हो सकती है, लेकिन जमीन पर उसका मतलब एक पूरी पीढ़ी की किस्मत हो सकती है। इन खबरों में दैनिक भास्कर ने बताया है कि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो एआई द्वारा जनरेटेड हैं, और साफ साफ कहा गया है कि इसे सबूत नहीं माना जाएगा। लेकिन हम ये जरूर समझेंगे कि उन तस्वीरों के पीछे जो चेतावनी है वो किस विज्ञान और किस अनुभव से निकलती है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने पहला खतरा बताया है धूल वगैरह को। उनके हवाले से कहा गया है कि अरावली रेगिस्तान की महीन रेत को रोकने वाली दीवार है, और अगर अरावली कमजोर हुई या काटी गई तो रेगिस्तान की महीन धूल सीधे शहरों तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज तूफान आएगा और फिल्मी सीन बन जाएगा। मतलब ये है कि हवा में धूल का स्तर ज्यादातर लगातार बढ़ सकता है। PM 2.5 और PM10 जैसे कण बढ़ने की आशंका जताई गई है, और सांस की बीमारियां, अस्थमा, COPD, एलर्जी, इनका दबाव बढ़ेगा, यानी ये बीमारियां बढ़ेंगी। दूसरा खतरा बताया गया है हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण और धूल के कारण मरीज बढ़ेंगे, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर होगा। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से दबाव में है तो बढ़ते प्रदूषण के कारण वो चरमरा सकती है, जैसा कि कोविड में हम सबने देखा है। तीसरा खतरा है जंगल और वन्य जीव का। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अरावली ही जंगलों का आधार है। अरावली खत्म होने से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी, बारिश में कमी की आशंका होगी, और बिना पानी तथा स्थिर जमीन के जंगल पनप नहीं पाएंगे। जंगल खत्म हुए तो वन्य जीव के संकट भी आएंगे, और सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, जवाई, झालाना जैसे अभयारण्य जिनका जिक्र रिपोर्टों में आता है, उनकी सुरक्षा कठिन हो सकती है, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ एक रेखा नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। चौथा खतरा बताया गया है उदयपुर की झीलें। उदयपुर के संदर्भ में कहा गया है कि अरावली खत्म होने से झीलों का कैचमेंट और भूजल रिचार्ज नष्ट होगा। बारिश का पानी रुकने के बजाय बह जाएगा, नालों, धाराओं का प्रवाह टूटेगा, जंगल घटने से बारिश और नमी पर असर पड़ेगा, और बढ़ती गर्मी से वाष्पीकरण बढ़ेगा। नतीजा ये होगा कि झीलें धीरे धीरे सूख सकती हैं। अब यहाँ आपको समझना चाहिए कि झील सिर्फ टूरिज्म स्पॉट नहीं है, झील पानी का बैंक है, शहर का तापमान संतुलित करने वाला प्राकृतिक AC है।
और हजारों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का आधार भी है। अगला खतरा बताया गया है खेती और जमीन। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरावली खत्म होने से बारिश अनियमित होगी, पानी जमीन में रुकेगा नहीं, भूजल रिचार्ज कम होगा, मिट्टी कटाव और रेत फैलने से उपजाऊ जमीन बंजर हो सकती है, और अगर जमीन बंजर होगी तो खेती नहीं बचेगी, और खेती नहीं बचेगी तो किसान की आय नहीं बचेगी, और किसान नहीं बचेगा तो शहर की थाली महंगी और खाली होगी। अगला खतरा बढ़ेगा कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ पानी की बोतल की नहीं, बात उस सामाजिक असमानता की है जहाँ गरीब पानी के लिए लाइन में होगा और अमीर पानी स्टॉक करेगा। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि अरावली कमजोर हुई तो मानसून हवाएं रुके बिना आगे निकल जाएंगी, जिससे स्थानीय बारिश घटेगी, जंगल घटने के कारण हवा में नमी कम होगी और बादल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ेगी, और बढ़ते तापमान व सूखे माहौल से बारिश अनियमित होकर लंबे सूखे और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बना सकती है। यानी एक तरफ प्यास, दूसरी तरफ आफत। सातवां खतरा है तापमान यानी हीट वेव और दिन भर धूल। अरावली को सुरक्षा की दीवार बताकर कहा गया है कि ये रेगिस्तान से आने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को रोकती है, और अरावली खत्म होने पर हवाएं बिना रुकावट आगे बढ़ेंगी, दिन भर धूल भरी आंधियां चलेंगी, हरियाली घटने से बारिश कम होगी और गर्मी बढ़ेगी यानी तापमान बढ़ेगा, हीट वेव का असर बढ़ेगा, लोग मौत के घाट उतरेंगे। और ये बात किसी एक शहर की नहीं, पूरे क्षेत्र की है। अब आप सोचिए, जब जयपुर गुलाबी से पीला होने की बात कही जाती है तो वो एक कविता नहीं, एक चेतावनी है कि धूल का बोझ शहर की पहचान तक बदल सकता है और उदयपुर झीलों की नगरी से सूखी दरारों की नगरी बन सकता है। यह सिर्फ टूरिज्म की चिंता नहीं, यह नागरिक जीवन की चिंता है। इसी बीच रिपोर्ट में छोटे टीलों और रिज नेटवर्क की अहमियत भी समझाई गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार यही छोटे छोटे हिस्से मिलकर हवा के प्रवाह को रोकते हैं, भूजल रिचार्ज करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, और यदि इन्हें कानूनी संरक्षण से बाहर किया गया तो आने वाले सालों में पारिस्थितिक संतुलन डगमगा सकता है। यहाँ एक बड़ा मुद्दा और भी है जिसे अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं। पर्यावरण में छोटा कुछ भी नहीं होता। छोटी पहाड़ी भी छोटी नहीं होती, वो एक सिस्टम का हिस्सा होती है। जैसे शरीर में छोटी नस कटे तो भी खतरा होता है, वैसे ही प्रकृति में छोटे टीले कटे तो भी बड़ी मार पड़ सकती है। और तभी तो 100 मीटर वाला पैमाना लोगों को खल रहा है कि ये कार्य नहीं देखता, सिर्फ ऊंचाई देख रहा है। अब सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई खनन की अनुमति नहीं है तो फिर जो नुकसान बताया जा रहा है वो कैसे होगा? जवाब यही है, क्योंकि चर्चा का केंद्र अवैध खनन है। खबरों में कहा गया है कि अवैध खनन रुक नहीं रहा, बल्कि कई जगह पहाड़ खोखले किए जा रहे हैं, घाटियां छलनी हो रही हैं। जब अवैध काम चलता है तो उसे कानून नहीं रोकता, उसे रोकती है सरकार की इच्छा शक्ति, प्रशासन की सख्ती और संस्थाओं की जवाबदेही। और यही जनता को संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून की भाषा में एक खिड़की खोल दी गई है ताकि असल खेल मैदान में खेला जा सके। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि अगर परिभाषा का असर खनन, रियल एस्टेट और निर्माण पर पड़ेगा तो इसका मतलब यह भी है कि पहाड़ को कानूनी नाम से बाहर करके उसे कानूनी विवाद से बाहर किया जा रहा है। अब आप मेरे साथ एक लाइन दोहराइए, बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो थर्मामीटर तोड़ना इलाज नहीं होता। अरावली को बचाने का तरीका ये नहीं है कि आप अरावली की परिभाषा इतनी सकरी कर दें कि अरावली खुद ही कम हो जाए। तरीका यह है कि आप अवैध खनन को रोकें, कैचमेंट और रिचार्ज जोन सुरक्षित करें, छोटे टीलों को भी संरक्षण दें, और जो पहाड़ कट चुके हैं वहां बहाली और पुनर्जीवन की योजना बनाएं। वरना आज जो तस्वीरें AI दिखा रहा है कल को हकीकत में देखने को मिलेंगी। और इसलिए ये बात करनी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सेठों का कैसा गठजोड़ देश में चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी जानबूझकर सेठों के फायदे का काम कर रहा है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जवाबदेही और सत्ता से सवाल। क्योंकि अरावली का मुद्दा सिर्फ प्रकृति का मुद्दा नहीं है, ये शासन का आईना है। जब पहाड़ कटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरता, संस्थाओं की साख भी गिरती है। खबरों में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को मंजूरी दी है और यह भी कहा है कि नई खनन फिलहाल अनुमति नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अवैध खनन रैंपेंट यानी खूब चल रहा है। यानी कानून की किताब और जमीन की हकीकत एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। और जब कानून की किताब कुछ और कहे, जमीन पर कुछ और हो, तो लोकतंत्र में सवाल उठता है कि गलती किसकी है, कानून की, सरकार की या प्रशासन की। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की 2018 की CEC रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि राजस्थान में लगभग 25% अरावली नष्ट हो चुकी है। अलवर में 128 में से 31 पहाड़ समतल किए जाने की बात भी आई है। यानी ये भविष्य का खतरा नहीं, बीता हुआ नुकसान है जो भूतकाल में हो चुका है।
और अब जब 100 मीटर की परिभाषा सामने रख दी गई है तो आंकड़े बताते हैं कि 20 मीटर से ऊपर के हजारों टीले पहाड़ तो हैं, लेकिन 100 मीटर से ऊपर के सिर्फ 1048 है। तो जनता को डर लगना चाहिए कि कहीं ये परिभाषा उन लोगों के लिए कागजी ढाल न बन जाए जो पहाड़ काटते हैं। खबर में यहां तक कहा गया है कि 100 मीटर वाली परिभाषा पहाड़ियों को काटने वालों के लिए वैध हथियार बनाया गया है, जो कि बहुत गंभीर बात है और इसका जवाब सरकार और संस्थाओं को देना चाहिए। क्योंकि अगर सच में 90% पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगी, उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा, तो प्रश्न यह है कि क्या सरकार और अदालत ने यह आकलन किया कि इससे खनन, रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा और जनता के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र, पारदर्शी, सार्वजनिक अध्ययन हुआ है? क्या स्थानीय समुदायों, किसानों, जल विशेषज्ञों, वन विशेषज्ञों की राय को कोई भाव दिया गया, उनसे राय भी ली गई, या फिर निर्णय सिर्फ फाइलों, समितियों और बंद कमरों में हुआ? और यह समिति वाली बात भी यहीं चुभती है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वन पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। अब सवाल ये उठता है कि समिति के चयन, उनके मानक, उनके डेटा और उनके निष्कर्षों की सार्वजनिक जवाबदेही क्या है? और अगर पहाड़ों को परिभाषा से बाहर करने का नतीजा संरक्षण कमजोर होना है, तो समिति ने उस जोखिम को कैसे हैंडल किया? क्योंकि पर्यावरण में गलती का जुर्माना पैसे से नहीं हो सकता, पीढ़ियों को चुकाना होता है। दैनिक भास्कर की इन्हीं रिपोर्ट्स में दूसरे हिस्सों में यह भी तर्क सामने आया है कि अरावली का मानसून पर असर है और अगर अरावली कमजोर हुई तो बारिश का हिस्सा पड़ोसी देश तक चला जाने की बात कही गई है। मैं फिर दोहराऊंगा, यह वैज्ञानिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अरावली से जुड़ी मौसमी नदियां और जलधाराओं का जिक्र रिपोर्ट में आता है। चंबल, बनास, सहाबी, सोता, कातली, कासावती, गंभीरी, मोरेल जैसी नदियों के स्रोत, रिचार्ज का तंत्र पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। खेती, पशुपालन, गांवों की आजीविका, बहुत कुछ इसी पर टिका है। और जब रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अरावली की संरचनाएं प्रति हेक्टेयर सालाना 20 लाख लीटर भूजल रिचार्ज कर सकती हैं, तो ये समझिए कि पहाड़ नहीं, ये जल कारखाना है। जब ऐसे जल कारखाने को आप 100 मीटर की सीमा में बंद कर देंगे तो फिर बाकी हिस्से का क्या होगा? यही वो जगह है जहां सरकार बनाम जनता का सवाल आता है। सरकारें अक्सर विकास का नारा देती हैं, लेकिन विकास का मतलब अगर खनन, कंक्रीट और कॉलोनियां ही रह जाएं और बदले में हवा जहरीली हो जाए, पानी नीचे चला जाए और खेती बंजर हो जाए, तो इसे विकास नहीं, विनाश कहा जाएगा। और ये भी तब किया जा रहा है, और ये सब भी तब हो रहा है जब देश की राजधानी में लोग घुट घुट कर प्रदूषण के कारण जीने को मजबूर हैं, मर भी नहीं सकते। और यहाँ बिजनेस का रोल भी कटघरे में है, क्योंकि रियल एस्टेट और खनन जैसी गतिविधियों में तुरंत लाभ दिखता है, लेकिन नुकसान धीरे धीरे समाज की नसों में फैलता है, कभी धूल बनकर, कभी गर्मी बनकर, कभी पानी की कमी बनकर, कभी प्रदूषण बनकर। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट, सरकार और धन्ना सेठों के कथित गठजोड़ की बात सामने आती है तो लोग नाराज होते हैं कि कहीं संस्थाएं जनता की सांस की बजाय किसी के मुनाफे की सुरक्षा तो नहीं कर रही हैं। लेकिन न्याय की भाषा बहुत साफ होनी चाहिए। अगर परिभाषा बदली है तो उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क जनता को समझाइए, डेटा सार्वजनिक कीजिए, ये बताइए कि 20 मीटर वाले मानक की अहमियत क्यों कम हुई है और 100 मीटर की शर्त क्यों आवश्यक मानी गई। साथ ही साथ ये भी बताइए कि 90% हिस्सा जो बाहर हो रहा है उसे बचाने के लिए कौन सा वैकल्पिक संरक्षण मॉडल बनेगा। क्या उसे इको सेंसिटिव जोन में लाया जाएगा? क्या कैचमेंट और रिचार्ज जोन की कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी? क्या छोटे टीलों के नेटवर्क को पर्यावरणीय कार्य के आधार पर संरक्षित किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अवैध खनन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अवैध खनन आज भी चल रहा है तो कानून की सबसे बड़ी हार यही है, सत्ता का सबसे बड़ा फेलियर यही है। केवल ये कह देना कि नई खनन की अनुमति नहीं है पर्याप्त नहीं। जब जमीन पर पहाड़ खोखले हो रहे हों, यहाँ समाधान की दिशा साफ होनी चाहिए। पहला, अवैध खनन पर युद्ध स्तर की कार्रवाई, सिर्फ छापे नहीं, पूरे नेटवर्क पर चोट होनी चाहिए। दूसरा कि रिचार्ज जोन, झीलों के कैचमेंट, रिज और छोटे टीलों का मानचित्रीकरण करके उन्हें संरक्षण की श्रेणी में लाना। तीसरा है जिन पहाड़ों इलाकों में नुकसान हो चुका है वहां बहाली, रिस्टोरेशन की बाध्यकारी योजना लगाना। चौथा है रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों पर पारदर्शी निगरानी, किस परियोजना को किस आधार पर अनुमति मिली है जनता को दिखाइए। और पांचवा है जवाबदेही तय कीजिए, कौन अधिकारी, कौन विभाग किस कालखंड में विफल रहा, क्योंकि जब पहाड़ कटते हैं तो फाइलें भी कटती हैं और अक्सर कटता है सच। तो कुल मिलाकर अब फैसला आप जनता को करना है। जब आपकी आंखों के सामने इस तरह से आपका और आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की प्लानिंग हो रही है कुछ धन्ना सेठों के कथित लाभ के लिए, तो फिर आप खामोश रहेंगे, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, या फिर इंसान होने का फर्ज निभाएंगे, नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सांस आप ही की फूलने वाली है और मरना भी आप ही को पड़ेगा। जो धन्ना सेठ पहाड़ काट के मोटा माल कमाएंगे, जो सत्ता में बैठे हैं और जिस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बड़े बड़े मिलाड लोग इस तरह का फैसला देते हैं, आदेश देते हैं, उन सब के पास पैसे और सुविधाओं की कमी नहीं है। उनको साफ हवा, साफ पानी और सब कुछ साफ साफ मिल जाएगा। मरना हमको आपको है, इसलिए फैसला भी हमको आपको करना है।